नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 2024 के चुनावी दंगल में एक बार फिर से। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दिन भर लगातार कवरेज आपको बता रहे 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच चर्चा करेंगे, दिन भर चर्चा बनी हुई है, बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट आपको बता दें। 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है, तो 3 बजे तक के मत प्रतिशत को आपको बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बता दें आपको यूपी का 3 बजे तक 48.41% मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 66.05% मतदान हो चुका है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें, 3 बजे तक 55.49% मतदान हो चुका है। बिहार में 3 बजे तक 45.23% मतदान हो चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर में, जहां पर श्रीनगर में सुबह से ही मतदान हो रहा है, 3 बजे तक 29.93% मतदान, यानी करीब 30% मतदान यहां पर हो चुका है। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो 56.42% मतदान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 59.63% मतदान हो चुका है। 3 बजे तक का अपडेट आपको बता रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में 48.35% मतदान हो चुका है। ओडिशा की अगर बात करें तो 52.91% मतदान हो चुका है। वहीं तेलंगाना की यहां बात करते हैं तो 52.34% मतदान हो चुका है। तो लगातार अपडेट, पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक सीट की जानकारी पहुंचा रहे हैं। 10 राज्यों में, यानी 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें हुई हैं। हालांकि दिन में, दोपहर में धूप की वजह से थोड़ा सा भीड़ कम देखने को मिली, लेकिन सुबह से ही लाइनें लगातार जारी है, लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो 5 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। उसी के साथ ही कई हॉट सीट है जिनकी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट। कई दिग्गजों के बीच जो है कड़ा मुकाबला इस बीच बना हुआ है, तो लगातार अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए मतदान जारी है। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से हैं, नित्यानंद राय उजियारपुर से हैं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन बहरामपुर से हैं, बीजेपी की पंकजा मुंडे बीड से हैं, वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से हैं, और आंध्र प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला चुनाव मैदान में हैं। कई दिग्गजों ने भी अपने क्षेत्र में मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला। तो वहीं बात करें अगर वोटिंग प्रतिशत की, तो 3 बजे तक 52.6% मतदान दर्ज यहां पर किया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पहली तस्वीर जो है वेंकैया नायडू की है, जहां पर वेंकैया नायडू ने अपने मत का प्रयोग किया, उसके बाद से सेल्फी लेते हुए नजर आए। वहीं अजय मिश्र टेनी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, विजय चौधरी कैबिनेट मंत्री है बिहार के। तो इन सभी लोगों ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। तो ये बड़े बड़े नेता हैं जो अपने बूथ पर पहुंचकर मत का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं अपना वोटिंग निशान दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने मत का प्रयोग किया। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से भी लगातार आपको बता रहे हैं 96 के 96 सीटों के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, कैसे मत का प्रयोग कर रहे हैं। जो बीते चरणों में मतदान प्रतिशत कम हुआ था उसको लगातार बढ़ाते हुए। और 4 तस्वीरें और देखिए, फारूक अब्दुल्ला पूर्व सीएम है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी मत का प्रयोग किया। के चंद्रशेखर राव पूर्व सीएम है तेलंगाना के, उन्होंने भी यहां पर मत का प्रयोग किया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी हैं, अध्यक्ष एआईएमआईएम के चीफ हैं, और वहीं हैदराबाद से चुनावी मैदान में है, तो उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। कन्हैया कुमार नेता कांग्रेस के हैं, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है और इस बार दिल्ली से उन्हें टिकट मिला है। तो ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो बड़े बड़े नेता हैं और अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। अपने मत का प्रयोग उन्होंने किया, अपने पोलिंग बूथ कर जाकर के, तो अपने मत का अधिकार यहां पर प्रयोग करते हुए बड़े बड़े नेता, जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों से भी हम बार बार अपील कर रहे हैं कि यदि आपके क्षेत्र में वोट पड़ रहे हो तो आप भी अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि यही समय होता है जहां पर आप अपनी सरकार चुनते हैं, अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुनते हैं। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की हम बात कर रहे थे, जहां पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्य, यानी 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में
96 लोकसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया जो है वो सुबह से जारी है। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में जैसे कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हो गए अखिलेश यादव कन्नौज से मैदान में है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से मैदान में है, नित्यानंद राय उजियारपुर से मैदान में है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जो है वो बहरामपुर से है पश्चिम बंगाल के, बीजेपी की पंकजा मुंडे बीड़ से मैदान में है, वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से मैदान में है और आंध्र प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है YS शर्मिला वो भी चुनाव मैदान में है। तो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी है। कई दिग्गजों ने भी अपने क्षेत्र में मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं 3 बजे तक प्रतिशत भी पहुंच चुका है जो 52.6% तक सामने आ रहा है। और इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा दूं। कमल वधावन जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही सुरेश रोड जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चुनावी दंगल की सबसे बड़ी चर्चा में। सबसे पहला सवाल कमल जी आप ही से लेना चाहूंगी। चौथा चरण है, कितना निर्णायक साबित होता है क्योंकि 350 से ज्यादा सीटें आज कंप्लीट हो जाएंगी मतदान के लिए और बचे 3 चरणों में बाकी सीटों पर होगा। तो ये एक तरीके से तय करेगा कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है या फिर जनता किसके पक्ष में। तो कितना महत्वपूर्ण होता है? कमल जी मेरी आवाज अब अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो मेरी आवाज कमल जी आप तक पहुंचा। कमल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है कमल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए कोई बात नहीं। और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजवीर रोहिला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजवीर जी काफी महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि 350 के लगभग पार सीटें जो हैं आज तय हो जाएगा। आज उन सभी की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी। आज 1717 कैंडिडेट मैदान में है। तो कितना आश्वस्त आप दिख रहे हैं, कितना उत्साह आप लोगों में है क्योंकि ज्यादातर सीटें आज कंप्लीट हो जाएंगी, क्या लगता है? जी नमस्ते। लोकतंत्र का पर्व है। मैं जनता से अपील करूंगा ज्यादा से ज्यादा वोट देकर अपने मत का प्रयोग करें और जिसे भी उन्हें देना वोट वो आज जरूर वोट दे। मत का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा नहीं है रोहिला जी, मत का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा नहीं है। पिछले चरण में हमने देखा 50 के आसपास था, अभी मात्र 2% ही बढ़ने की बात यहाँ पर की जा रही है। यानी 3 बजे तक 52% के आसपास ही मत प्रतिशत है। तो बहुत ज्यादा बदलाव कुछ देखा नहीं जा रहा है। कम से कम भी 65% तक जाएगा कम से कम। अभी समय बाकी है, वोटों की लाइनें लगी हुई है। तो मेरी अपील जनता से कि वो वोट करे। रही बात हमारे आश्वस्त रहने की, तो भारतीय जनता पार्टी अपने जो 10 साल के काम है जो जनता में उन्होंने डिलीवर किया है, तो हम उन चीजों से आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और भारी बहुमत से बनाने जा रही है। क्योंकि हमारे जो नेताओं ने जो लगातार प्रचार किया, जो हमारे कार्यकर्ता चाहे वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता चाहे वो पन्ना प्रमुख लेवल के कार्यकर्ता हैं और हमारे जो स्टार प्रचारक लगातार जनता के बीच में जा रही है। अभी आप हरियाणा की बात ले लो। 18 तारीख से मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं। कल तो श्री भजनलाल जी जो जुलाना के जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो भी कल हरियाणा में अपने दौरे कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो है कि चुनाव का है कि जो एक पीक पे जा रहा है हमारा जो अंतिम दिन है, तो हम अंतिम दिनों में ज्यादा से ज्यादा अपनी जनसभाएं कर पाए या लोगों के बीच में जा पाए। हमारा सिर्फ ध्येय यही है। ठीक है रोहिला जी बने रहेगा। और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कमल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आप बोलेंगे कमल जी? ये अनम्यूट करवा दो इनको। शायद आप म्यूट पर है आपका कॉल। चलिए कोई बात नहीं, आपकी आवाज सही कराने का प्रयास कर रहे हैं। समय हमारे पास सीमित है। सुरेश जी आपके पास आते हुए काफी अहम सवाल। 2019 की हम जहां बात करते हैं तो वहां पर इन सीटों पर और इस चरण में मात्र 6 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस के खाते में थी। तो इस बार की तैयारी से आपको क्या लग रहा है, ये आंकड़ा दहाई तक पहुंचेगा? कितनी मेहनत कांग्रेस की है? जी देखिए, जो देश में मतदान की परसेंटेज कम हो रही है, ये नरेंद्र मोदी जी के चलते लोकतंत्र से हिंदुस्तान की जनता का विश्वास उठने का प्रतीक है। ये चीज जो प्रधानमंत्री कभी वैज्ञानिक बनते हैं, कभी मैथमेटिक्स और कभी अल्फाबेटिकली A+2 B, A2 एक्स्ट्रा A B कहां से आ गया, इतनी बातें करते हैं। जो उनका प्रथम दायित्व होता है किसी भी राजनेता का, किसी भी प्रधानमंत्री का, वो लोकतंत्र का होता है। मतदान की अपील करके
वो सबसे अच्छी परसेंटेज करवाने का ये प्राथमिक कर्तव्य होता है प्रधानमंत्री का। आज लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की फेलियर साफ सामने आ गई है जनता के, कि लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है। ये परसेंटेज नरेंद्र मोदी को नैतिक आधार पर पद छोड़ने के पर मजबूर कर रही है। आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस 2.5 का आंकड़ा करेगी, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को चलता करेगी, मुझे ये पता है। आज हिंदुस्तान में 2 तरीके के वोटर हैं। ये आपके चैनल पे जो मैं पुख्ता जानकारी दे रहा हूं, आप इसको संभाल के रखिएगा ज्योति जी। 2 तरीके के इस देश में आज के समय में वोटर बचे हुए हैं। एक जो नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हैं और दूसरे जो नरेंद्र मोदी को चलता करने के लिए आपसी मतभेद भूलकर राजनीतिक दलों की परवाह न करके, हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक राजनीतिक दल का वो दूसरा, उसका पड़ोसी दूसरे का है। थोड़ी देर पहले क्योंकि दिन भर की कवरेज लगातार जारी है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। नरेंद्र मोदी को चलता करना होगा अगर इस संविधान और देश की आजादी को बरकरार रखना है। सुरेश ये मोल बन चुका है देश। सुरेश जी, अभी थोड़ी देर पहले भी क्योंकि दिन भर लगातार कवरेज हमारी जारी है, तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज कम होने का एक तो जागरूकता सबसे बड़ा कारण है, लोगों में जागरूकता नहीं है, और दूसरे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो विपक्षियों के वोटर है वो सोच रहे कि जब जीतना मोदी को ही है तो क्या फायदा वोट देके। ये पे जा चुके हैं, उनके तर्कस में जितने बाण थे वो सारे चल चुके, कारतूस साबित हो चुके हैं, चाहे वो काला धन वापस लाने की बात। चलिए ठीक है, रोकूंगी सुरेश जी, थोड़ा सा समय की पाबंदी है। कमल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आयोग की रिपोर्ट लागू सुरेश जी करने की बात, ठीक है सुरेश जी, लागू करने की बात थी। ठीक है सुरेश जी, लौटूंगी आपके पास। समय की थोड़ा सा कमी है, आपके ऑडियो डाउन करवा रही हूँ, थोड़ा समय की कमी है। कमल जी, चौथे चरण का चुनाव 350 सीटों के आसपास आज मतदान हो जाएगा, तो कितना अहम ये है? और दूसरी बात ये कि वोटिंग प्रतिशत पिछले बार के मुकाबले प्रचार में काफी तेजी लाई गई, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया, लेकिन बावजूद उसके मात्र 1-2% का ही अंतर यहाँ पर दिख रहा है। बहुत खासा उत्साहवर्धक प्रतिशत अभी भी नहीं दिख रहा है। देखिए, मतदान जो प्रतिशत की बात आप कर रहे हैं, लेकिन 2 अहम जो राज्य हैं, महाराष्ट्र और इसके अलावा यूपी, आप देखिए वहां दोनों पर मतदान पिछली बार भी कम था और इस बार भी कम है। दोनों काफी बड़े राज्य हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ राज्यों में इजाफा हुआ है। पश्चिम बंगाल में काफी इजाफा है, झारखंड में इजाफा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ प्रयास है चुनाव आयोग के कि मतदान जो प्रतिशत पीछे जो दर कम रही थी उसको मानो सुधारा जा सके। तो निश्चित तौर पर वहां मुझे लगता है कि काम हुआ होगा। लेकिन जिस प्रकार से अभी सुरेश अरोड़ जी बोल रहे थे या बीजेपी वाले आपको बोल रहे थे इससे पहले कि बहुत से काम करवाए हैं, ठीक है, काम एक अलग चीज है। और जैसे अरोड़ साहब बोले कि आज 2 तरह के मतदान कर रहे हैं लोग, या मोदी के पक्ष में या मोदी के विरोध में। तो मैं एक चीज जानना भी चाहता था इन भाइयों से कि आप लोग अगर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि व्यक्ति विशेष या ये कहें कि मोदी के नाम पर या मोदी के विरोध में ऐसा इलेक्शन है? आप लोग ऐसा काम क्यों नहीं करते? आप अपनी पॉलिसियां क्यों नहीं बताते कि ताकि वो पॉलिसियां नरेंद्र मोदी से बेहतर हो और लोग उसे जाने? तो ऐसी चीजें भी ये लोग रख सकते हैं। और जैसे मैं अभी देख रहा था, हमारे बीजेपी के भाई वो कह रहे थे कि हमने काम किया है, हम उसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब वो लोग जागरूक हो चुके हैं। लोग चाहते हैं कि जो सरकारें काम करेंगी उन्हें वो लोग, उनके नेताओं को वो चुनेंगे, क्योंकि वो पहले धरा खत्म हो चुका है। क्योंकि पहले जिस प्रकार से गांव में, शहरों में एक नंबरदारी सिस्टम होता था कि गांव का जो मुखिया होता था वो डिसीजन ले लेता था कि फला पार्टी को हमने वोट करना है। लेकिन आज सिनेरियो बदल चुका है। आज लोग ये चाहते हैं कि उनका नेता कैसा हो, वो नेता ऐसा हो कि ताकि उनकी भावनाओं की कदर करे, इलाके के काम करे, और काम जो करेगा वही नेता होना चाहिए। मेरी भी ऐसी मानना है। और निश्चित तौर पर अगर सरकार में बैठे लोग अगर वो हवाई बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लोग दोबारा से उन्हें चुनेंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बड़ी बात की भूमिका अहम होनी चाहिए और विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि अपना विजन बड़े तरीके से क्लियर करें, वो बातें बताएं कि बेरोजगारी के लिए वो क्या करेंगे। माफी चाहूंगी, आपको रोक रही है यहाँ पर क्योंकि समय की थोड़ा सा कमी है। आपकी बात को मैं समझ गई। हमारे साथ नरेश जी भी बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। नरेश जी, बड़ी बात कह रहे हैं कमल जी कि
इस तरीके की बात आप करते हैं, या तो मोदी के पक्ष में वोट होगा या तो विपक्ष में वोट होगा। उधर वो कहते हैं कि उनको पता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने जीतना ही है तो फिर आपके वोटर वोट ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना, विपक्ष में होने के नाते आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसा कुछ बड़ा चेहरा दे, आप बड़ी नीतियां अपनी रखे ताकि जनता के सामने कोई ऑप्शन हो। जी ज्योति जी नमस्कार। पहली बात तो आज जो सीबीएसई का 10th और 12th का रिजल्ट आया, मैं पूरे देशवासियों को, जो बच्चे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और फिर अब हम राजनीतिक बात करते हैं। राजनीतिक बात आप कह रहे थे कि मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को किस नाम पे वोट देंगे आप ये बताइए। आप अपने काम के ऊपर वोट मांगिए, प्रचार के ऊपर वोट मांग रहे हैं कैसे? ये तो काम के ऊपर आप बताइए। देश को कर्जदार बनाने के लिए हकदार है, क्योंकि देश के बच्चे को पे किसको करना है? आप तो सब कुछ बेच चुके हैं, तेल रेल भेल सब कुछ तो बेच चुके हैं आप, और उसके बाद में ये देश के ऊपर कर्जा आपने चढ़ाया है बच्चों के लिए। आप टैक्स स्लैब की बात कर लीजिए, टैक्स स्लैब के अंदर कोई भी आप इन्होंने 10 साल, वही तो वो कह रहे हैं कि आप अपनी नीतियां देश को बताइए ना, देश के सामने विकल्प तो होना चाहिए। जी सुनिए, हमारा इंडिया गठबंधन का जो भी मैनिफेस्टो था वो देश के सामने लाए हैं और हम डोर टू डोर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ जितने भी गठबंधन है, साझा गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार हैं, वो हर एक अपनी पॉलिसीज को लेके जो भी डिसाइड हुआ उसको लेके हम, आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्टिव हैं। जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और हमारी आम आदमी पार्टी की आप देखिएगा नीतियां पहले से ही डिसाइड है। हम शिक्षा के ऊपर फोकस करते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करते हैं, और हेल्थ के लिए आप बता ही दिया अभी, महिलाओं को लिए फ्री बस, ये सेवाएं हम देश के अंदर भी लाना चाहते हैं और इसके लिए कांग्रेस भी हमारे साथ समर्थन कर रही है और इन्हीं सुविधाओं को हम देश तक देना चाहेंगे। आप देते तो है दुहाई अपने गठबंधन की, लेकिन ये गठबंधन ना पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है ना फिर पंजाब में दिखाई देता है, तो फिर ये क्या बताता है? आप वाकई में साथ है या फिर ये बाहर बाहर ये चीजें हो रही हैं? नहीं, आप सुनिए कि पहली बात तो जो क्षेत्रीय दल है, अगर वो क्षेत्रीय दल किस उससे आप देखोगे कि आपने पश्चिम बंगाल के लिए बोला, तो पश्चिम बंगाल के लिए ममता जी नहीं आना चाहती है। अगर नहीं आना चाहती तो वो अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, और जहाँ पे हमें लगा इंडिया गठबंधन तो फिर आपकी एकता नहीं बताता ना, आप फिर उन्हीं के खिलाफ उतारते हैं, आप उन्हीं के खिलाफ उतारते हैं, अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ वहां से यूसुफ पठान को उतारते हैं। नहीं बिल्कुल, अगर कैंडिडेट उतारेंगे ना, अगर आप ये देखिए कि कोई भी कैंडिडेट अगर वो चुनाव लड़ रहे, चुनाव लड़ने का हर एक का अधिकार है, हर पार्टी का अधिकार है, और उसके तहत जो भी है हमने उम्मीदवार उतारेंगे वहां पे ऑलरेडी, क्योंकि वो गठबंधन के अंदर नहीं आए और हमें उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। वो अपने क्षेत्रीय दल को बचाने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम देश को लोकतांत्रिक तरीके से, जो लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। आप देखिए, और बाकी आपको बताऊं कि अभी जो उत्तर भारत के अंदर जो 18 सीटें तय अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, और हम कल देखिए कुरुक्षेत्र के अंदर अरविंद केजरीवाल जी रैली, वो अपना जो भी समय मिला है उसके अंदर पूर्ण रूप से दिल्ली के अंदर आपने देखा कि रैलियां, रोड शो पूरे कंप्लीट हो चुके, दोनों 1 मिनट और देंगे। और ऐसे हम पंजाब के लिए भी और हरियाणा की सीट पे जो है पूर्ण मतलब पूरी ताकत से अपना कांग्रेस भी एक चीज और मैं बताता हूँ कि वहां पे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है और सुशील गुप्ता जी के साथ पूरी तरह से लगे हुए हैं, पूरी ताकत। ठीक है नरेश जी, ताकत तो सभी लगे हुए, लेकिन ताकत का परिणाम क्या है वो 4 जून को देखने को मिलेगा। फिर आप रोकूंगी आपको। सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद से राजवीर जी आपके पास आऊंगी। सुरेश जी अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाह रहा कमल जी की बातों का जवाब आप पार्टी के साथी से पूछ रहे थे, हमारा इंडिया गठबंधन है, हम दोनों एक पक्ष हमारा है। आप पूछ रहे थे कि क्या एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विकल्प क्या है? नरेंद्र मोदी जी का विकल्प पूरे देश की जनता को समझ में आ चुका है। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं को जेल में डालना शुरू किया है, उससे ही तो ये बात हमें भी बता दीजिए है कि नरेंद्र मोदी कितने घबराए हुए हैं। उन्होंने 2 चुने हुए चीफ मिनिस्टर को जेलों में डाल दिया, और इससे अलग उससे पहले किसानों के साथ क्या किया। अगर मैं आपकी बात पे आगे बढ़ता हूं तो राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान को बड़ी बात करते थे कि हमने इतने हाईवे निकाले, हमारी स्पीड प्रतिदिन इतने किलोमीटर हाईवे बनाने की है। तो राहुल गांधी जी के हौसलों ने उन नेशनल हाईवेज को पैदल नाप लिया। तो विकल्प मोदी जी को भी पता है, वो हर सभा में घूम फिर कर राहुल गांधी जी के ऊपर आ जाते हैं। जब नेशनल हाईवे बने तभी तो पैदल नापा ना, जब नेशनल हाईवे बने तभी तो पैदल नापा। राहुल गांधी जी को उन्होंने एक आपने झूठे मानहानि के आरोप लगाकर उनकी संसद की सदस्यता रद्द करने का षड्यंत्र रहता था। हम तो धन्यवादी हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के, जिसने प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की, जिनकी कोठी भी खाली करवा ली गई। वो विकल्प हैं। और
ये आजादी के बाद ज्योति जी पहली बार हुआ है। जब राहुल जी न्यायालय में गए, उनको माननीय न्यायाधीश ने पूछा कि आप नरेंद्र मोदी जी की मानहानि पर अगर आप माफी मांग लेते हो तो आपको बरी किया जा सकता है। तो राहुल जी का जवाब था, कभी आजादी से पहले सरदार भगत सिंह ने जो जवाब दिया था अंग्रेजों की कोर्ट को, तो आजादी के बाद हिंदुस्तान की कोर्ट में हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने वही बयान दोहराया कि अगर नरेंद्र मोदी की मानहानि हुई है, मेरा मकसद नहीं था, मैंने तो देश की जनता के लिए विपक्ष के नेता के तौर पर अपने कर्तव्य निभाया है, चौकीदार के तौर बोला है। और जितने चाहे नीरव मोदी हो या दूसरे हो, वो मेरी टिप्पणी देश का खजाना लूट कर जाने वाले लोगों के लिए है। तो जब कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस बात पे माफी मांगते हो कि आपसे जाने अनजाने में ये शब्द आपके मुख से निकले हैं, तो आपको बरी किया जा सकता है इस केस में। भगत सिंह की तर्ज पर आगे बढ़ते हुए सदी के महानायक राहुल गांधी ने कहा कि मैं गांधी का वंशज हूं, मैं सावरकर का वंशज नहीं हूं। और ये तो ऐसे लोग हैं माफी वीर, माफी मांगने वाले सावरकर की आगे भी वीर लगा दिया। चलिए ठीक, देखिएगा कैसे लोग हैं जैसे राष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं और राष्ट्र की दुहाई देते हैं, भारत माता के खिलाफ काम करते हैं, भारत माता के नारे लगा के वोट मांगते हैं। ठीक है ठीक है। पुलवामा में फौजियों को मरने के ऊपर मजबूर कर देते हैं और पुलवामा के ऊपर वोट मांग जाते हैं। आपके आरोपों और सवालों का जवाब कैसे दोहरे चरित्र के लोग हैं। ठीक, राहुल गांधी जी ने माननीय न्यायालय में स्पष्ट किया कि मैं वीर सावरकर जिसको ये बोलते हैं, हम तो उसको माफी वीर कहते हैं, कि मैं माफी वीर सावरकर का वंशज नहीं हूं, मैं गांधी का वंशज हूं। माननीय न्यायालय को जो उचित लगता है मुझे वो सजा दे, लेकिन मैं चौकीदार को चोर कहे बिना पीछे नहीं है। ठीक है ठीक है। सुरेश जी, रोहिला जी, इनके आरोपों का जवाब। ठीक। और अगर ये मीडिया इन बारीकी की बातों को उठाता तो देश की दुर्दशा 10 साल नहीं होती। देखिए देखिए मुद्दों पे बात करना ज्यादा सही रहता है, फिर वही बात कांग्रेस की आ जाती है, कुछ नहीं तो फिर या तो मीडिया पे सवाल उठा दो, फिर ईवीएम पे सवाल उठा दो। खैर मैं आपको रोकूंगी, ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं स्पष्टीकरण अच्छे से देती। रोहिला जी अपनी इनके सवाल का जवाब दीजिए। एक बार चुप तो कराओ। सुरेश जी समय की पाबंदी है। सुरेश जी समय की पाबंदी है। बात ये करनी चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है, जहाँ न संविधान बचा न लोकतंत्र बचा, लोगों ने वोट डालने में भी परहेज करना शुरू कर दिया कि क्या पता नरेंद्र मोदी की ईवीएम क्या सेटिंग कर रही है। अगर हम वो सभी के सामने है, सभी के सामने है। ठीक है, रोकूंगी। सुरेश जी इतनी बार मैं नहीं बोल सकती, थोड़ा सा रुक जाइए। रोहिला जी जल्दी से अपना जवाब दीजिए। इनके जो शीर्ष नेता है राहुल गांधी, वो अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए। ये जो भाग गए, अब दोबारा उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई मैं अमेठी से लड़े, क्योंकि उन्हें पता था वह फिर हारोगी। रही बात राहुल गांधी, अब मैं हरियाणा का, जो कि हरियाणा के राहुल गांधी बड़ा विकल्प है। एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ता हूं इनके ऊपर। इनके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या कभी उन्होंने अपने शीर्ष नेता का नाम लिया अपनी जुबान से? क्या उन्होंने कभी केंद्र में सरकार बनाने की बात की? वो पूरे हरियाणा में घूम के ये कह रहे हैं तुम फलाने को जितवा दो, चंडीगढ़ जीत जाएंगे। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि ये लोग हथियार डाल चुके हैं, ये लोग विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं अपनी, क्योंकि हुड्डा साहब को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। ये है इनका एजेंडा। इनको हरियाणा से कोई मतलब नहीं है। जनता इनकी बातें भली जान चुकी है कि एक भी वीडियो, एक भी जनसभा में मुझे ये दिखा दे कि हम लोग केंद्र के लिए वोट मांग रहे हैं आपसे। रोहतक में बोल रहे हैं कि आप दीपेंद्र को जितवा दो, चंडीगढ़ सरकार बन जाएगी। तो फिर आप लोग। रोहिला जी छोटा सा जवाब मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से चाहूंगी। कह रहे राहुल जी बड़ा विकल्प है। क्या आम आदमी पार्टी की नजर में राहुल जी बड़ा विकल्प है गठबंधन के नाते? छोटा सा जवाब भी समय हो रहा है। ज्योति जी, ये तो गठबंधन की मीटिंग है, कोई भी कुछ भी बोलता रहे कि कौन प्रधानमंत्री होगा, ये तो आगे डिसाइड होगा कि जब आप सीटें जीत के आएंगे। और पूरा गठबंधन अपने तरीके से पूरी मेहनत कर रहा है। और एक चीज और अभी हमारे भाई बता रहे थे, नेशनल हाईवे बना दिए गए हमसे, और आप कह रहे थे कि पैरेंट नाप दिया राहुल गांधी जी ने परहेज कर रहे हैं सटीक जवाब देने से। खैर रोकूंगी, समय की थोड़ा सा कमी है, आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।
तो 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर सुबह से ही मतदान चल रहा है। चौथे चरण का मतदान जारी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की कुछ उम्मीद होगी। कहीं मत जाएगा, लगातार दिन भर कवरेज जारी है।